हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम लोग बायोलॉजी क्लासेस अच्छी तरीके से कंटिन्यू कवर कर रहे हैं और कुछ हद तक हम लोगों ने क्लासेस कवर कर रखी हैं, जिनमें से फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने बायोलॉजी का परिचय पढ़ा, उसके बाद पोषण पढ़ा, रक्त पढ़ा, ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हम लोग आज की क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अंतःस्रावी तंत्र, इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो दोस्तों जैसा हम लोग अच्छे तरीके से सारे टॉपिक कवर किए हैं, इसको भी वैसे ही कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम लोग एक थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो अंतःस्रावी तंत्र होता है, ये होता क्या है? ठीक है, अब देखो इसके अंतर्गत हमको कुछ ग्रंथियां पढ़नी पड़ेंगी, कुछ हार्मोन्स पढ़नी पड़ेंगे। कुछ ग्रंथियां ऐसी जो हमारे शरीर में हार्मोन्स को स्त्रावण का कार्य करती हैं, और हार्मोन्स जो होते हैं हमारे शरीर के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ-कुछ हार्मोन्स हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, कुछ हार्मोन्स अदर चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग एक इस क्लास के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों देरी ना करते हुए आइए हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक? तो जो आज का टॉपिक चलेगा, वो चलेगा अंतःस्रावी तंत्र। क्या चलेगा? अंतःस्रावी तंत्र, ओके? अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है? अंतःस्रावी तंत्र, ठीक? इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र, ओके? तो देखो दोस्तों, हम लोग देरी ना करते हुए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। मैं फिर से बता दूं, ये क्लासेस आपकी किसी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आपकी रेलवे वगैरह के लिए, ठीक है? तो चलो दोस्तों आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक? तो दोस्तों अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रंथियां। ग्रंथियां यानी ग्लैंड्स। तो देखो भैया, ये क्या होती हैं? ये ग्रंथियां, ये हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की संरचना होती हैं। इनका कार्य इनका कार्य हार्मोन एवं एंजाइम का निर्माण करना है। भैया देखो, अगर कह रही है ग्रंथियां क्या होती हैं, तो आप बताओ। ये हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। इसका कार्य हार्मोन एवं एंजाइम का निर्माण करना, ठीक है? इतनी से समझ में आ गई। अब ध्यान देना, अगर किसी इनको कितने भाग में बांटा गया तो लिख लेना। इनको तीन भागों में बांटा गया है। इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में दोस्तों। तो नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथियां को बोलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां इनको बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक? दूसरा है आपका बहिस्रावी ग्रंथियां। इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक भैया? अगला है आपका
मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड्स, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमने क्या बताया आपको कि अगर कह दिया जाए कि इनको कितने भागों में बांटा गया, तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरी है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और तीसरी है मिश्रित ग्रंथियां, मिक्स्ड ग्लैंड्स, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान ये देना है कि इन ग्रंथियों के अंतर्गत कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं, कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी होती हैं, कौन सी बाह्यस्रावी होती हैं और कौन सी मिश्रित ग्रंथियां होती हैं। इनको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और लिखने के बाद एक एक को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। ओके, तो आओ इसको जानने की कोशिश करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। तो देखो दोस्तों, इसका अन्य नाम इसे सॉरी इनका अन्य नाम जो है इनको नलिका विहीन अर्थात डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है, डक्टलेस, इनको नलिका विहीन ग्रंथि या भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, क्योंकि भैया इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। ये जो अपने हार्मोन्स होते हैं इनको रक्त में छोड़ देती हैं और हार्मोन्स प्लाज्मा के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। कहते हैं क्योंकि ये हार्मोन को रक्त में छोड़ देती हैं, क्योंकि हार्मोन को क्या करती है, रक्त में छोड़ देती हैं, और यह प्लाज्मा के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है। चीजें समझ में आई दोस्तों? तो देखो दोस्तों, हमने कहा कि इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये हार्मोन को रक्त में छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? क्योंकि इनमें भाई नलिकाएं नहीं होती हैं, रक्त में छोड़ देती है, और जो फिर हार्मोन होता है वो रक्त के माध्यम से प्लाज्मा में जाता है, प्लाज्मा के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत? अब इसके अंतर्गत देखो कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं, ये भी समझना है, ठीक है। जैसे पीयूष ग्रंथि, कामा पीनियल काय ग्रंथि, ओके। फिर हो गई अब टू ग्रंथि, कामा परा टू, कामा अधिवृक्क, ठीक है, कामा थाइमस आदि, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई आपको? देखो, हमने आपको बताया कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने हार्मोन को रक्त में ही छोड़ देती हैं और यह प्लाज्मा के माध्यम से पूरे बॉडी में पहुंचता है। इसके अंतर्गत पीयूष ग्रंथि, पीनियल काय ग्रंथि, अवटु, परावटु, अधिवृक्क, थाइमस आदि पड़ते हैं, ठीक है। चीज समझ में आई यहाँ तक? ओके। दूसरा इसमें आते हैं बाह्यस्रावी में, ठीक है। तो इसमें देखो ये नलिका विहीन होती है, ये नलिका युक्त होती हैं, ये नलिका युक्त होती हैं, क्योंकि इनसे हार्मोन का स्त्रावण होता है। इनसे हार्मोन का क्या होता है? स्त्रावण होता है, ठीक है। ये नलिका युक्त होती हैं और ये नलिका विहीन होती हैं। बातें समझ में आई? इनसे हार्मोन का स्त्रावण होता है। अब इसमें जैसे
जैसे यकृत, कामा, अश्व ग्रंथि, कामा, श्वेत ग्रंथि, कामा, श्वेत ग्रंथि के बाद कामा, लार ग्रंथि, कामा, दुग्ध ग्रंथि। ठीक है, लीवर हो गया, आपकी अश्व ग्रंथि हो गई, आपकी श्वेत ग्रंथि, आपकी लार ग्रंथि है, कामा, दुग्ध ग्रंथि। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों मिक्स्ड ग्लैंड में। मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ओके, तो देखो इसको समझते हैं। यह बाह्य प्लस अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। यह अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। ठीक, इसके अंतर्गत इसमें केवल एक ग्रंथि कौन सी आती है? अग्नाशय। अग्नाशय, अग्नाशय आता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैनक्रियास बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आता है? केवल अग्नाशय ग्रंथि आती है। एक ग्रंथि आती है, क्या आती है? अग्नाशय। इसके अंतर्गत क्या आती? केवल एक ग्रंथि आती है, अग्नाशय अर्थात पैनक्रियास। ठीक, चीजें यहाँ तक समझ में आई सबको? दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक, तो दोस्तों अब हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। तो देखो दोस्तों, यह ग्रंथि मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों इसे मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक, दूसरी चीज समझना, यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है या फिर यह ग्रंथि होती है। चाहे अगर आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तब भी आप पिट्यूटरी, पीयूष या मास्टर ग्लैंड को बताएंगे, या पूछे सबसे छोटी ग्रंथि, तब भी आप पिट्यूटरी, पीयूष या मास्टर ग्लैंड को बताएंगे। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पे कहीं कहीं आपको एक नोट लिख लीजिएगा। कहीं कहीं आपको मिलता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल काय ग्रंथि होती है। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो देखो हमने क्या बताया कि नोट में एक चीज लिख लेना, कहीं कहीं मतलब पीनियल काय को, किसी किसी बुक में दिया गया है कहीं कहीं पीनियल काय ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। किसी किसी बुक में आपको दोस्तों मिलेगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पीनियल काय होती है। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमने बताया कि कहीं कहीं आपको मिलेगा कि पीनियल काय ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि मानी जाती है। ठीक, अब यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको
कि अगर इन दोनों ये दोनों मिल जाए, अगर ऑप्शन में दोनों दे दिया गया, ग्रंथि में पिट्यूटरी भी दे दिया गया है और पीनियल का है, तो देखो पिट्यूटरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो एकदम कंफर्म है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि इसको लेके सस्पेंस है, ठीक। तो अगर दोनों ऑप्शन में तो आप पीनियल काय को महत्व दे देंगे। आप किसको महत्व देंगे? पीनियल काय ग्रंथि को महत्व देंगे, ठीक। अगला पॉइंट समझना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अभी इसका कारण बताते क्यों कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों अगर कह दिया जाए पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो लिखना, क्योंकि यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। यहीं पे एक चीज पे ध्यान देना, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, ठीक। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलमस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलमस ग्रंथि को कहा जाता है। अगर कह दिया जाए मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहा जाता है भैया, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये समझना, ठीक। कहा जाता है क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है। बातों को ध्यान देना भैया, इसे मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है। किसे सॉरी, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ठीक। अब अगर कह दिया जाए भैया कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और पीयूष क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और अगर कह दिया जाए मास्टर ऑफ मास्टर किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। क्यों? क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है। भाई जिसको जो सबको कर रही है उसको ये नियंत्रित कर रहा है ना, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो दोस्तों, अब आगे ये जो हाइपोथैलेमस होता है यह मस्तिष्क में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मिटाएं इसको। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो देखो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, ठीक। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन, ठीक। तो दोस्तों पहले समझना पड़ेगा पीयूष ग्रंथि कितने भागों में डिवाइड है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि 3 भाग में बटी है। कितने भाग में? 3 भाग में। एक है आपका अग्रभाग, ठीक है। दूसरा है मध्य भाग और तीसरा है पश्च भाग, ठीक। पीयूष ग्रंथि कितने भागों में बटी है? 3 भागों में, एक अग्रभाग, एक मध्य भाग, एक पश्च भाग। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे समझना, इन दोनों को एडिनो हाइपोफिसीज
कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफिसिस, और इस वाले को न्यूरो हाइपोफिसिस कहा जाता है। इसमें से जो अग्रभाग और मध्य भाग है इनको एडिनो हाइपोफिसिस कहा जाता है और इसको न्यूरो हाइपोफिसिस कहा जाता है। ओके, सॉरी दोस्तों, ठीक। तो देखो दोस्तों, बातें समझ में आ गई। हमने आपको बताया कि अग्रभाग होता है, इंटीरियर होता है, ये क्या होता है? मिडिल होता है, और क्या होता है? पोस्टर होता है। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, एक अग्रभाग, एक मध्य भाग और एक पश्च भाग। अग्रभाग को एडिनो हाइपोफिसिस कहा जाता है और पश्च भाग को न्यूरो हाइपोफिसिस कहा जाता है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले इससे निकलने वाले हार्मोन्स, यानी अग्रभाग और मध्य भाग को मिलाकर जो हार्मोन्स निकलते हैं हम लोग पहले उनको जानेंगे, और दूसरा जानेंगे पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन्स। ठीक है, अब दोस्तों इन्हीं से जो हार्मोन्स निकलते हैं आपके शरीर की वृद्धि के लिए, कुछ वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, कुछ अदर चीजों के लिए सहायक होते हैं। इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से एक कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, तो ये टॉपिक यहीं पे हम लोग इसको छोड़ते हैं, बाकी हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे निकलने वाले हार्मोन्स उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो चीजें हमको जो भी पढ़नी है सॉलिड पढ़नी है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन मान लेते हैं। हमने आपको पढ़ा था, हमने आपको समझाया कि आज हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र को हमने कहा कि इसका जो अध्ययन होता है वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और मैंने कहा इसे प्रेजेंट टाइम में न्यूरोक्राइनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक दोस्तों, इसके बाद हमने कहा था कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़े? ग्रंथियां पढ़े। हमने कहा ग्रंथियां क्या होती है? हमारे शरीर की एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो हमारे शरीर में हार्मोन और एंजाइम का निर्माण करती है। फिर हमने बताया दोस्तों कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्लैंड। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथि को हमने कहा कि नलिका विहीन होती हैं और इनमें जो हार्मोन्स का निर्माण होता है वो आपके रक्त के माध्यम से प्लाज्मा में पहुंचता, प्लाज्मा के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल जाता है। उसमें हमने कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां आपको बताई, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बताया हमने आपको, परा-O2 यानी थायराइड, पैराथायराइड और एड्रिनलिन ग्रंथि, ये सारी ग्रंथियां, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सारी चीजें हमने आपको उसमें बताया था। ठीक, फिर हमने कहा था जो आपकी सॉरी बीच में जो हमने बताया था बाह्य ग्रंथियां। ठीक है, बाह्य स्रावी ग्रंथियां, उसमें हमने आपको बता रखा था कि ये नलिका युक्त होती है, इनमें हार्मोन का मतलब विस्त्रावण होता है, और उसमें हमने आपको बताया था यकृत बताया था। ठीक है, आपको बताया था श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब क्या होती है? बहिस्रावी होती। ठीक, फिर मिश्र ग्लैंड हमने बताया था जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों के जैसे कार्य करे, उसको क्या कहा जाता है? मिश्रित ग्रंथियां कहा जाता है। मिश्रित ग्रंथि सिर्फ एक होती है, अग्नाशय होती है, पैनक्रियास। ठीक, फिर उसमें हमने आपको कहा कि अब हम लोग इसमें एक एक ग्रंथि कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पीयूष ग्रंथि कवर करने की कोशिश। हमने बताया कि पीयूष ग्रंथि जो आपकी होती है ये मस्तिष्क में स्थित होती है। दोस्तों मस्तिष्क में एक फेनाइड नामक हड्डी होती है, जिसमें पार्ट होता है सेल टर्सिका। क्या होता है? सेल टर्सिका, उसी में जो आपकी ये पीयूष ग्रंथि होती है स्थित होती है। इसका जो वेट होता है 0.6 लगभग होता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको वहां पे कवर करना। मैंने कहा था इसे पीयूष पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमने कहा इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, उसका कारण मैंने बताया कि ये आपके बॉडी में जितनी ग्रंथियां होती हैं उनको चलाने का कार्य, उनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? ये भी आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा सॉरी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने कहा कि पीयूष ग्रंथि को 3 पार्ट में बांटा गया, एक अग्र, एक मध्य, एक पश्च। ठीक है, इंटीरियर, फिर मिडल और पोस्टर भाग में 3 भागों में बांटा गया है। हमने बताया कि जो अग्र और मध्य भाग होते हैं इनको मिला के एडिनो हाइपोफिसिस कहा जाता है, और जो पश्च भाग होता है इनको न्यूरो हाइपोफिसिस कहा जाता है। हमने कहा था इन दोनों से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं इनको दोस्तों हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नमस्कार।